लोग बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, लोग बिजनेस क्लास की फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं और अपने पार्टनर्स, सुंदर पार्टनर्स को दिखा रहे हैं। विवेकानंद मुझे यदि प्रिय हैं, सच बोलूं अगर, तो बोध की, वक्तव्य की गहराई की बात आए तो शायद ऐसे भी मनीषी हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद पर थोड़े भारी ही पड़े। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों का मानना है ये कि अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति के वक्तव्यों को देखें और स्वामी विवेकानंद की बात को देखें तो कुछ कुछ जगहों पे लगता है जैसे कृष्णमूर्ति की बात में ज़्यादा गहराई है। वो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी विवेकानंद एक खास कारण से मुझे प्रिय हैं। उन्होंने अपने संघर्षों का हमें पूरा ब्यौरा दिया है। हमने उनको लड़ते देखा है, हमने उनको घुटते देखा है, यहाँ तक कि हमने उनको तिल तिल करके मरते देखा है। मुझे ये चीज़ चाहिए अपने हीरो में। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, रील्स देखती हूँ, तो मैं अक्सर पाती हूँ कि लोग बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज़। एक भीड़ है उनके साथ जो मिलके सेलिब्रेट कर रही है, शो ऑफ कर रहे हैं लोग, महंगी हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं, एक्सपेंसिव होटल रूम्स में रह रहे हैं और अपने पार्टनर्स, सुंदर पार्टनर्स को दिखा रहे हैं। जब मैं ये देखती हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब कोई नौजवान जो कि 18-20 वर्ष का है वो ये सब देखेगा तो बिल्कुल पगला ही जाएगा और इसके पीछे पाने की वो लालसा करेगा। तो क्या हमारी युवा पीढ़ी खतरे में है? हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यूं ही कोई आपको उतना पैसा और उतनी अय्याशी दे नहीं देगा, ठीक है। कोई ना कोई आप कीमत चुका रहे होगे। आमतौर पे अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई जाती है। दूसरी बात ये कि आप भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। और ये कोई नैतिक नियम नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक बात है। आपको जो शांति संतुष्टि चाहिए वो कंजम्पशन से मिल नहीं सकती है। वो तो बस मिलती है सही काम करने से, सही जिंदगी जीने से। वो सही जिंदगी ना हो और उसके विकल्प के तौर पे आप अय्याशी करो तो उससे जो क्षतिपूर्ति है, कॉम्पेंसेशन, वो नहीं हो पाएगा। सही जिंदगी जीने में आपको जिन संसाधनों की ज़रूरत हो वो ले लीजिए बेशक, क्योंकि अगर वो ना हो तो आपका काम रुकेगा। और यही नियम है। कभी पूछना हो अपने आप से, मैं अपने आप को कितना दूं? मान लीजिए आपके पास हो भी, आप अच्छा कमाने लग गए क्योंकि आपको आपके काम में सफलता मिल रही है, काम आगे बढ़ रहा है, आपके पास पैसा आने लग गया, तब भी अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि मैं अपने आप को कितना दूं, उसमें से कितना खर्च करूं। क्योंकि भारत में ये हो रहा है ना, पिछले 20-40 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है काफ़ी। तो अगर आज का कोई 35-40 साल का व्यक्ति है या 25-30 साल वाले भी हैं तो उन्होंने बचपन में अपने पिताजी को एक पुराने स्कूटर को घसीटते देखा है ना। और ये भी देखा है कि कैसे वही ठेले से हम कुछ खरीद के चाट पकौड़ी खा लेते थे, वो 2-5 रुपए 10 रुपए में काम भी चल जाता था। आज से 20-25-30 साल पहले की बात। और फिर शिक्षा के कारण या आर्थिक अवसरों के कारण समृद्धि आ गई और आज उसी घर में पैसा आ गया है। पैसा आ गया है पर उस घर को ये भी याद है कि बिना पैसे के भी काम चल तो रहा ही था, मज़े में बजाज के स्कूटर पर भी काम चल रहा था। पर आज इतना पैसा है कि आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, आप शायद 1 नहीं 2 गाड़ियाँ खरीद सकते हो।
तो वहाँ ये सवाल लाजमी हो जाता है कि पैसा तो आ गया है पर खर्च करूँ कितना, क्योंकि काम तो हमारा तब भी चल रहा था जब बजाज स्कूटर था, वही पुराना सा। तो अब क्या करें? छोटी गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी लें, एक गाड़ी लें, दो गाड़ी लें, क्या करें? तो वहाँ पर जवाब ये होता है, उतना लो जितना ज़रूरी है तुम्हारा काम पूरा करने के लिए। जब तुम्हें दिखाई दे कि तुमने जितना ले रखा है वो कम पड़ रहा है, क्योंकि उतना कम लेने के कारण काम में ही बाधा आ रही है, तब अपने आप को और दे दो। मोबाइल फ़ोन है, कैसे पता करें कि नया मोबाइल फ़ोन ले लेना चाहिए? जब दिखाई दे कि वो जो मोबाइल फ़ोन है वही अब बाधा बन रहा है काम को आगे बढ़ाने में, उसकी स्पीड कम हो गई है, उसकी मेमोरी छोटी पड़ रही है, कोई और बात हो रही है, उसकी टच स्क्रीन उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रही, कुछ ऐसा हो रहा है कि अब उसके कारण समय खराब होने लगा है, हर 4 घंटे में उसको चार्ज करना पड़ता है। जब दिखाई दे कि अब ये मेरे काम में एक बाधा, एक बॉटलनेक बन रहा है, तब नया ले लो। समझ में आ रही बात? उसको बिजनेस क्लास बोलते हैं फ्लाइट में। बिजनेस क्लास, बिजनेस क्यों बोलते हैं? वो उनके लिए है, दोज हु हैव अ बिजनेस इन लाइफ। बिजनेस माने व्यापार ही नहीं होता। जब कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस, तो उससे क्या आशय है? अपना व्यापार संभालो। बिजनेस माने क्या? काम। तो जिनके पास कोई सार्थक काम है करने के लिए, वो अगर कहें कि साहब हमारे वो 3 घंटे जो फ्लाइट के हैं वो भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, हम उन 3 घंटे में भी काम निपटा लेंगे और वो काम इकोनॉमी में बैठ के नहीं हो पाएगा, तो अगर फिर वो बिजनेस क्लास में चल रहे हैं तो बात जायज़ है, जस्टिफाइड है। पर बाप के पैसों पे आपको नहीं साहब, इकोनॉमी का 10,000 का टिकट है, बिजनेस का 40 का टिकट है, मैं तो 40 वाले में चलूंगा क्योंकि बाप पैसा देने को तैयार है, मैं बोलूँगा 40 दे दो, दे देगा। तो ये बात कहीं से ठीक नहीं है और अजीब भी लगेगा। वहाँ लोग बैठे होंगे, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। बिजनेस में कोई ऐसे ही नहीं उड़ने लगता, वहाँ जितने बैठे होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं, और वहाँ बीच में एक जाकर बैठ गया झुन्नू का नुन्नू, और वो क्या कर रहा है? उसके पास कुछ नहीं, बस इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा है कि डैडी जी का पैसा और बेटा जी की ऐश। तो वो खुद को ही भीतर से ग्लानि उठेगी, गरिमा नहीं रह जाती है किसी दूसरे के पैसों पर ऐश करने में, या अपने भी पैसे पर ज़बरदस्ती की ज़रूरत है नहीं और खर्च कर रहे हो। कोई भी खर्चा अपने आप में न जायज़ होता न नाजायज़ होता। खर्चा कितना करना है ये इस बात से नापो कि उतना खर्चा करना तुम्हारे काम के लिए ज़रूरी है क्या। फिर से समझो, उतना खर्चा करना तुम्हारे काम के लिए ज़रूरी है क्या? काम के लिए ज़रूरी हो तो करो, और कहो कि नहीं इससे कम में भी काम तो मज़े में चलता। काम माने कौन सा काम? जो भी तुमने जीवन में सार्थक कर्म पकड़ा है। जब दिखाई दे कि इससे कम में भी हो जाता, ये तो मैं यूं ही बस अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक विलास देने के लिए, इंद्रियगत अपने आप को एक उत्तेजना देने के लिए, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बस मैं खर्च कर रहा हूं, तो जान लो कि ये बात देखो ये ठीक नहीं है, ये फिर ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? सादगी और मित व्ययिता इसमें नहीं है कि कम खर्च करना है, वो इसमें है कि सही खर्च करना है। और ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, कम खर्च करना और सही खर्च करना। क्यों एम्बुलेंस आती है वो 4 व्हीलर क्यों होनी चाहिए? रोगी को बाइक के पीछे बैठा दो ना, क्यों नहीं? क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? तो अगर एम्बुलेंस जैसी जरूरत है तो वहां 4 व्हीलर चाहिए। पर यहां ऐसे भी सूरमा घूम रहे हैं जो 2 मिनट वाली फ्लाइट लेते हैं प्राइवेट जेट पे। सेलिब्रिटीज हैं, ये तक कर रहे हैं कि थोड़ी सी दूर कहीं जाना है 50 किलोमीटर, वहां भी वो अपने प्राइवेट जेट पे बैठ के जा रहे हैं। वो ऐसे होता और पूरा ऊपर पहुंच भी नहीं पाता और नीचे आ जाता है। यहां पूछना जरूरी है
कि साहब आप अमेरिका में हो और आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो रहते नहीं हो। ऐसे लोग हमेशा शहरों से बाहर रहते हैं। थोड़ा चौड़ी रोड है और जहां आपको जाना है वहां तक कोई ट्रैफिक नहीं। ये आपने क्यों इतना कार्बन खर्च किया, क्यों आपने इसमें इतना फ्यूल जलाया, क्या ज़रूरत थी? ये बर्बादी है, ये अय्याशी है। कोई ज़रूरत नहीं थी पर जलाया गया है। समय भी नहीं बचा, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में जो समय लगा है उतनी देर में तो आप गाड़ी से भी, कार से भी पहुंच जाते, बल्कि शायद कम समय लगता। ये अय्याशी है। पर आप कहो नहीं, मैं तो यहां से अगर मुझे चेन्नई जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो ये कुछ गड़बड़ वाला मामला है। इसका अर्थ यह है कि आपके समय की कीमत नहीं है। फिर आपके समय की कोई कीमत नहीं है, आपके 40 घंटों की कोई जिंदगी में कीमत नहीं है। तो फ्लाइट कब लेनी है ट्रेन की जगह? जब आपके समय की इतनी कीमत हो जाए कि आप कहो कि अगर मैं ट्रेन की अपेक्षा फ्लाइट से जा रहा हूं तो मेरे 4,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं मान लो, लेकिन मैं बचा रहा हूं 20 घंटे। 4,000 रुपये ज़्यादा देके मैं कितने घंटे बचा रहा हूं? और आप साफ साफ ईमानदारी से अपने आप से कह पाओ कि मेरे 20 घंटों की कीमत 4,000 से ज़्यादा है, तब ट्रेन छोड़ के फ्लाइट पर चलना शुरू कर दो। तो इसमें नैतिकता की बात नहीं है, इसमें सीधे सीधे व्यवहारिकता का तर्क है। खर्च कर रहे हो किसके लिए? अपने भोग के लिए या अपने कर्म के लिए? और यहां पर खुद को धांधली में डालना बहुत आसान है, बेईमानी करना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम के लिए कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, मैं तो अपने काम के लिए कर रहा हूं। तो इसमें तो आप किस वजह से कर रहे हो, किस केंद्र से खर्च कर रहे हो, इसके निर्धाता आप ही हो सकते हो। आप खुद से बेईमानी करना चाहो तो उसका कोई जवाब नहीं है। नया लैपटॉप लेना है, पुराने में क्या सचमुच काम नहीं चल रहा? अगर सचमुच नहीं चल रहा तो बेशक लो, 40,000 वाला नहीं 1 लाख लो, अगर 1 लाख वाले में ही काम चल सकता है तो। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें काम आपका बखूबी चल रहा है, तो फिर 2 रुपए भी क्यों खर्च करने हैं? और अगर जिस लैपटॉप में आपका, जो आपके पास है, उसमें आपका काम चल रहा है, तो 2 रुपए भी और मत खर्च करिए। लेकिन अगर काम के लिए ज़रूरी है कि साहब मेरे पास 30,000 वाला है और 40,000 वाले में भी काम नहीं चलेगा, मुझे तो सीधे सीधे लाख का 1.5 लाख वाला लैपटॉप चाहिए, तो 1.5 लाख वाला भी लो। वो जो काम है, जो सार्थक कर्म है, वो सब कुछ है। अगर वो आपके संसाधनों की आहुति मांगता है तो दीजिए। बात समझ में आ रही है? आप जिसको लग्जरी बोलते हो, उस दिन उसमें कदम रखना जिस दिन वो लग्जरी ना रहे, आपकी नीड बन जाए। ये सूत्र है। जिसको आप लग्जरी बोल रहे हो उसको तब तक ठुकराते रहो जब तक वो लग्जरी लग रही है। लग्जरी माने विलासिता, अयाशी, नवाबी। जिस दिन तक उसमें प्रवेश करना बस अयाशी है, उसमें प्रवेश मत करो। और जिस दिन दिखाई दे कि अगर इसमें प्रवेश नहीं करा तो काम का घाटा है, अब ये मेरी जरूरत है, वास्तविक जरूरत है, स्वार्थ की जरूरत नहीं है, मेरे सार्थक कर्म की जरूरत है, उस दिन उस लग्जरी में चले जाना। संभावना यही है कि अगर ये सूत्र लगाओगे तो बहुत ज्यादा लग्जरी की जरूरत पड़ेगी नहीं। आचार्य जी, पर जैसे देखते हैं हम आम तौर पे कि पहले ये सोचते हैं कि अय्याशी करनी है, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा काम करें कि वो उतना सुख मिल सके। ये तो बहुत उल्टा तरीका है कि मुझे जा कर के स्पेन में हॉलिडे करना है, मैं इस हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ कि एक दिन करियर ऐसा बनेगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में या कहीं पर हॉलिडे मनाऊंगा। ये बहुत उल्टा तरीका, और ऐसे लोगों को आमतौर पे कोई हॉलिडे मिलता भी नहीं है। फिर
ये बेकार का तरीका ये नहीं है। तुम काम करो, अगर काम में डूब गए हो तो सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि काम से हटना बुरा लगता है। जिसको आप वेकेशन बोलते हो ना, वो चुभने लगती है। बहुत खुजली हो जाए, वेकेशन जाना है, चले जाओगे, दूसरे दिन से कहोगे काम करना है, क्यों आ गए। ये होता है जब सही ज़िंदगी जियो और काम से प्यार हो जाता है। काम छूटता ही नहीं, काम नहीं छूटता। अभी बीते महीनों में तुम लोग संस्था से, कुछ लोग नैनीताल गए थे, कुछ लोग गोवा गए थे, और कहाँ गए थे, ऋषिकेश गए थे। तो जब वहाँ गए थे तो क्या काम बंद कर दिया था? काम बंद कर दिया था क्या? जहाँ भी हो काम तो चलेगा ना, काम करते रहो, काम नहीं छूटता। बल्कि फिर आप कहते हो कि मैं वहाँ जा ही इसलिए रहा हूँ कि वहाँ से मैं और बेहतर काम कर पाऊंगा। मैं वहाँ जा ही इसीलिए रहा हूँ कि मैं वहाँ से और बेहतर काम कर पाऊंगा। अब देखो ये कितना एक विपरीत तरीका हो गया, और कितना सुंदर। एक आदमी होता है जो छुट्टी मनाने जाता है ये बोल के कि मैं काम बंद करके जा रहा हूँ, मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा काम बंद हो जाए। और दूसरा आदमी होता है जो कहता है कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ ताकि वहाँ से मैं काम और ज़्यादा कर सकूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से काम और ज़्यादा कर सकूँ। मज़ेदार है कि नहीं? है कि नहीं? मैं वेकेशन ले रहा हूँ ताकि वहाँ और ज़्यादा काम कर सकूँ। और सचमुच ऐसा होता है। संस्था में तो हो रहा है ऐसा, निश्चित रूप से हो रहा है। जो यहाँ पर हैं उनके काम में थोड़ा ऊंच नीच 19-20 हो जाए चलता है। जो बाहर गए हैं संस्था खुद ही भेजती है, अच्छा जाओ, हर महीने कुछ लोग जाते हैं, तुम लोग जाओ। जो बाहर गए हैं उनसे तो और ज़्यादा, हाँ भाई कितना रहा, वो बहुत पूछना भी नहीं पड़ता, कर ही लेते हैं। वहाँ घाट पर बैठ करके और अच्छे से काम चल रहा है, कैफ़े में बैठे हुए हैं और बढ़िया, लैपटॉप ही तो लेके बैठना और क्या करना है। मस्त है नहीं तरीका जीने का? कह रहे वाह साहब टूरिस्ट स्पॉट पर दिखाई दिए आप, क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या करने आए? क्या जवाब दिया? काम। काम। तो टूरिस्ट स्पॉट पर क्यों आए? क्योंकि सुंदर जगह है, यहां पर काम और अच्छे से होता है। पहाड़ है या समुद्र है, कुछ है, गंगा है, घाट है, यहां पर काम हमारा और अच्छे से होता है, इसलिए आए हैं यहां पर। हरी बात समझ में? तो तभी जाएंगे जब वहां जाने से हमारा काम और अच्छे से हो, तभी खरीदेंगे जब उसको खरीदने से हमारा काम और अच्छे से हो। ये होटल लूं या ये होटल लूं? 1,000 वाला भी है, 4,000 वाला भी है, 14,000 वाला भी है, 24,000 वाला भी है, कौन सा लूं? जहां काम अच्छा हो वो ले लूंगा, जहां काम अच्छा होगा वो ले लूंगा, बात खत्म। मैं अपने आप को कितना दूंगा इसका फैसला मेरे काम का स्तर करेगा। और अगर मेरे काम में कोई स्तर नहीं तो मैं अपने आप को कुछ दूंगा भी नहीं। और मैं अपने आप को जो भी दूंगा अपने लिए नहीं दूंगा, अपने काम के लिए दूंगा। उदाहरण देता हूं, मेरे पास 2 तरीके के कपड़े हैं, एक मेरे, एक संस्था के। जो मेरे हैं वो ऐसे हैं कि उनमें ये लोग फोटो वगैरह नहीं लेते, सारी ये कैमराबाजी तब करते हैं जब संस्था वाले कपड़े होते हैं। और मेरे अपने कपड़े हैं कि वो एक उसमें पाइल में आ जाते हैं, और जो संस्था वाले हैं वो यहाँ पे होते हैं इस्तेमाल, और यहाँ से इस्तेमाल होकर वापस जाते हैं, खूंटी पे टंग जाते हैं, उनको प्रेस करके वापस वहाँ रख दिया जाता है कि दोबारा जब कैमरा आएगा तो इनका इस्तेमाल होगा।
समझ में आ रही बात? अपने लिए जो लेना है वो इतना ही काफ़ी है। काम के लिए ज़रूरत है तो एक अलग खर्चा है फिर, और वो तभी किया जाएगा जब निश्चित हो कि वो करने से काम को लाभ होता है। हाँ, काम को लाभ होता है, ठीक है। ये प्रयोग करके, परीक्षण करके, नाप जोख के पता चल गया कि आचार्य जी जब आप वो सड़ा कुर्ता पहन के बैठ जाते हो तो व्यूज़ नहीं आते। तो ये बात अब निश्चित हो चुकी है। आचार्य जी जाओ कोट खरीद लो, उस कुर्ते में और वो सब जो आप बैठा करते थे उसमें काम नहीं बन रहा। ठीक, फिर ठीक। अपने आप को लग्जरी देने से पहले मैं क्या पूछूंगा? क्या मेरा काम इस लायक है? बस। और जितना मेरे काम का स्तर बढ़ता जाएगा उतना मैं अपने आप से कहता जाऊंगा हाँ, काम अब मांग रहा है एक नया मोबाइल फ़ोन, काम अब मांग रहा है लैपटॉप, काम मांग रहा है कि मैं ऐसी जगह पे ना रहूं जहां बहुत भीड़ भड़क्का हो, क्योंकि भीड़ भड़क्के में काम नहीं हो पाता। तो मैं उस हिसाब से फिर काम की खातिर, काम के सेवक की तरह, काम के साधन की तरह, काम के निमित्त की तरह मैं अपने आप को फिर सुविधाएं दूंगा, देती चलूंगी, उससे पहले नहीं। ये नहीं कि करते कुछ नहीं है, बस ऐश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सपना वही होता है। कोई पूछे क्या करते हो आजकल, हमारा जवाब आए ऐश। ऐश वो नहीं। आचार्य जी, जैसे इनके प्रश्न में ही कुछ अवलोकन है। आपने इसका व्यवहारिक पक्ष समझाया, लेकिन अगर उसको मैं जैसे आज का जो दोहा है उससे लेना चाहूँ तो जैसे आपने बताया था कि देवी देवताओं को उच्चतम और ये सब मान्यताएं मान ली, जो कि संत कह रहे हैं झूठ है ये सब। तो आज की डेट में देवी देवताओं को भी छोड़ के हमने अपने अंजन का विस्तार भौतिक वस्तुओं में कर दिया है, जैसे रुपया, पैसा, गाड़ी और करियर। तो उसको ही भगवान मान लिया बेसिकली। तो उसी को ही सच मान के सब उसके पीछे लगे हैं और अपनी पूरी आइडेंटिटी ही एक तरह से उससे जोड़ दी है। इसीलिए ही उसका इतना ज़्यादा प्रचलन और शो ऑफ भी किया जा रहा है। तो बस ये अवलोकन थोड़ा सा शेयर। हाँ बिल्कुल, एकदम है। और मैं बताऊं, अगर मुझे कोई कहानी बहुत प्रिय आएगी ना, तो किसी ऐसे की कहानी होगी जिसमें 70-80% कहानी इस बात को समर्पित हो कि वो श्रम, मेहनत कितनी करता है। वो मेरा हीरो होगा। उसको महापुरुष बोल लो, अवतार बोलो, नायक बोलो, मैं हीरो बोल रहा हूँ सीधे, वो मेरा हीरो होगा। मुझे उसकी लग्जरी, उसका कंजम्पशन, विलासिता, भोग ये थोड़ी देखने कि तुम बताओ कि वो सिर्फ सोने के कपड़े पहनता है। हटाओ, मुझे सोने से कोई समस्या नहीं है, नफरत नहीं करता हूं मैं सोने से, पर मैं ये जानना चाहता हूं ना कि वो मेहनत कितनी कर रहा है। और ये तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी अगर कोई सोने के वस्त्र पहन के घूम रहा है बिना मेहनत करे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर तो मैं पूछूंगा कि तूने क्या बेचा है जीवन में जो तुझे इतना स्वर्ण प्राप्त हुआ, क्योंकि कुछ भी जीवन मुफ्त तो नहीं दे देता। देयर आर नो फ्री लंचेस। किसी भी आदमी को अगर कंजम्पशन करते देखना, तो या तो 3 संभावनाएं होंगी। 2 संभावना ये है कि कमाया है और कमा के अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च कर रहा है, एक संभावना ये है। दूसरी, उससे बेहतर संभावना है कि कमाया है और इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि आवश्यकता है खर्च की। और तीसरी जो सबसे गिरी हुई संभावना है वो ये है कि सिर्फ खर्च कर रहा है, कमाया है ही नहीं। सिर्फ ये सबसे गिरी हुई संभावना है कि सिर्फ खर्च कर रहा है, कमाया ही नहीं। इससे बेहतर कौन होता है? जिसने स्वयं कमाया है लेकिन खर्च अनाप शनाप कर रहा है, जरूरत नहीं थी खर्च की तब भी कर रहा है। सबसे बेहतर कौन होता है? खुद कमाया है, जिसने कमाया है और खर्च उतना ही कर रहा है जितना उस काम के लिए आवश्यक है। हमारी जो कहानियां हैं उनमें बताते ही नहीं कि कमाया कैसे। इतना बड़ा महल बता दिया, ये तो बता दो पैसा कहां से आया, बताओ ना। विवेकानंद मुझे यदि प्रिय हैं, सच बोलूं अगर, तो
बोध की, वक्तव्य की गहराई की बात आए तो शायद ऐसे भी मनीषी हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद पर थोड़े भारी ही पड़े। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों का मानना है ये कि अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति के वक्तव्यों को देखें और स्वामी विवेकानंद की बात को देखें तो कुछ कुछ जगहों पे लगता है जैसे कृष्णमूर्ति की बात में ज़्यादा गहराई है। वो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी विवेकानंद एक खास कारण से मुझे प्रिय हैं। उन्होंने अपने संघर्षों का हमें पूरा ब्यौरा दिया है। हमने उनको लड़ते देखा है, हमने उनको घुटते देखा है, यहां तक कि हमने उनको तिल तिल करके मरते देखा है। मुझे ये चीज चाहिए अपने हीरो में, मैं उसका संघर्ष देखना चाहता हूं। सफलता तो हाथ में होती है क्या, मिले ना मिले, मिल भी गई तो बाद में आई। ये मत बताओ कि कितना उन्होंने विशाल कार्यक्रम चला दिया। संघर्षों का कुछ पता ही नहीं चलता, कोई बताता ही नहीं है। आपको बस ये बोल दिया जाता है हाँ यहां थे, फिर कोई भी मान लो, धर्म के क्षेत्र में ले लो, हाँ यहां थे, यहां से अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका में इन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य पैदा कर दिया। कैसे कर दिया ये तो बताओ, संघर्ष की कोई कहानी बताओ। या तो फिर उस कहानी में ऐसा कुछ है जो बताने लायक नहीं है, छुपाया जा रहा है। और अगर बताने लायक है तो कृपा करके बताओ, क्योंकि हमें प्रेरणा तो संघर्ष से ही मिलनी है। बाद में तुमने स्वर्ण महल खड़ा कर दिया है या कि करोड़ अनुयायी हो गए और ये हो गया वो हो गया, 700 किताबें हो गई, ये बाद की बात है ना। एक आम आदमी जहां खड़ा है उसका ज्यादा सरोकार किससे है? तुम्हारे संघर्ष से, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, वो ये जानना चाहता है। वो बातें बताई नहीं जाती, वो बातें जाननी जरूरी है। आपका हीरो वो नहीं होना चाहिए जो सक्सेसफुल है, वो होना चाहिए जो स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगल से ताल्लुक रखिए, सक्सेस से नहीं। कोई आपको अपनी सफलता ये वो 50 चीजें दिखा के लुभा रहा है, कहो ये मत बताओ, प्रक्रिया बताओ, प्रक्रिया, ये सब कहां से हुआ, कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया समझाओ। क्योंकि हमारे काम का ये परिणाम नहीं है, हमारे काम की वो प्रक्रिया है जिससे तुम गुजरे, प्रक्रिया दिखाओ। तो विवेकानंद के मामले में वो जो प्रक्रिया है वो थोड़ी पारदर्शी है। लगभग हमें सारी बातें पता है, उनका जन्म, उनका परिवार, उनकी शिक्षा, रामकृष्ण के साथ उनका समय, उसके बाद का उनका संघर्ष, किस तरीके से देश भर में घूम के कौड़ी कौड़ी जोड़ करके फिर भी कुछ लोगों की सहायता से, अनुग्रह से किस तरह वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, वहाँ पर भी क्या होता है उसका मुझे लगता है पर्याप्त रूप से विस्तृत हमें वृतांत मिल जाता है। तो वो चीज़ उन्हें हमारे बहुत काम की बनाती है और निकट लाती है, हमारे हृदय के करीब ले आ देती है। बस सीधे आपको दिखा दिया जाए कि वो एक महान आत्मा है, देखो उतना बड़ा उनका आश्रम है और ये चल, अरे वो आश्रम आया कहाँ से ये तो बताओ, वो बताया नहीं जाता। बस एक बहुत बड़ा आश्रम दिखा दिया, और बड़ा आश्रम है, उसमें दुनिया भर के माननीय लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कैसे, मामला क्या है वो तो बताओ। समझ में आ रही है बात? चमक धमक से प्रभावित नहीं होना है। और दुनिया हमेशा आपको ये दिखाना चाहती है देखो मेरे पास इतना है, कोई ये नहीं बताना चाहता कि जो है वो कैसे आया। तो मैंने कविता लिखी थी, वो पता नहीं होगी, कि जिसमें था कि ये जो बेईमानी चलती है इसमें दो बातें हैं, और एक बात पता नहीं क्या थी, पर जो दूसरी बात है जो अभी कौंध रही है वो ये थी कि सफलता का कारक बहुधा अविश्लेषित रहता है। ये 15-17 साल का था तब की कविता है, तभी ये मुझे बात समझ में आ गई थी कि समाज अंधे तरीके से जो सफल लोगों के पीछे दौड़ रहा है उसकी वजह यह है कि सफलता का कारक, जो कॉज है सक्सेस का, वो बहुधा अक्सर अविश्लेषित रहता है। अविश्लेषित माने अनएक्सप्लेन्ड, अनअंडरस्टूड। आपको बस ये पता होता है कि वो वहां पहुंच गया, पीछे क्या हुआ वो या तो उसने बताया नहीं या बताना चाहा ही नहीं, छुपा गया।
अपने आदर्श उनको बनाइए जिन्होंने प्रयास भरपूर करा हो। परिणाम तो ऐसा ही है जैसे हवा बह रही है, कभी इधर को कभी उधर को। परिणाम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और परिणाम कई बार बहुत क्षुद्र कारणों से भी मिल जाता है। तो परिणाम के बहुत ग्राहक मत बनिए। समझ में आ रही है बात? ये देखो कि लड़ा कौन, भिड़ा कौन, जीता कौन, ये राम जाने। और कई बार तो सिंहासन बिना जीते भी मिल जाते हैं बपौती के रूप में। ये मत देखो सिंहासन पे कौन बैठा है, ये देखो कि जनता के लिए संघर्ष किसने किया। जनता का राजा कौन बन गया, ये बड़े संयोगों की बात होती है। जनता के लिए निष्काम संघर्ष कौन कर रहा है, वो होना चाहिए तुम्हारा हीरो, तुम्हारा नायक, तुम्हारा अवतार भी। और वो नहीं मेरा हीरो होगा जिसको दैवीय रूप से कुछ विशिष्ट क्षमताएं हासिल थीं। मेरा हीरो वो है जो बहुत साधारण आदमी है, जिसमें 100 कमजोरियां हैं, और वो उन सब कमजोरियों के बावजूद डटा रहता है, लड़ता रहता है। बात समझ रहे हो ना? हम क्या करते हैं कि हम अपनी कथाओं में और अपनी कल्पनाओं में उसको आदर्श बना लेते हैं जो जन्म से ही या विशेष परिस्थितियों के कारण विशिष्ट होता है। ये मत करा करो। आपका नायक आपके ही जैसा कोई साधारण व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर के आप उसके एक छोर से नाता रख पाओगे। वो मेरे ही जैसा साधारण है, और फिर वो उठते 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 देखो बिल्कुल आसमान हो गया। बहुत बचा करो भीतर की इस वृत्ति से कि जो आसमान हुए वो आसमान में ही पैदा हुए थे। नहीं, हमेशा याद रखो जो भी आसमान हुआ है वो पैदा इसी मिट्टी से हुआ था, जैसे हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये आ रही बात समझ में? किसको मानूं मैं अपना नायक? जिसको ऐसी दैवीय प्रतिभा प्राप्त है कि उसको मारो तो उसको चोट ही नहीं लगती, या उसको मानूं जिसको मारो तो उसे हमारी आपकी तरह चोट लगती है, पर उस चोट के बाद भी वो डिगता नहीं है क्योंकि उसे प्रेम है? बोलो। पर हमने तो अपने कहानियों में उनको स्थापित कर दिया जिन्हें चोट ही नहीं लगती। जब चोट ही नहीं लगती तो तू मेरे किस काम का? हटाओ ऐसों को जिन्हें चोट ही नहीं लगती। मुझको तो चाहिए मेरे ही जैसा कोई मानव ना, जिसे चोट लगती हो, और जो चोटों के बावजूद किसी उच्चतर ध्येय के लिए, किसी गहरे प्रेम के लिए खून बहाता भी खड़ा रहता हो। अलौकिकता के पीछे दीवानगी बंद करो बिल्कुल। अलौकिक है, अलौकिक है, दिव्य है। क्या करोगे अलौकिक का? तुम इस लोक के हो और कोई अलौकिक है, क्या करोगे? कोई दिखाई दे जिसमें कोई कमजोरी ही नहीं, समझ लेना वो तुम्हारे काम का भी नहीं। हम कमजोरियों के पुतले, और हमारे सामने कोई लाके खड़ा कर दिया गया कि इनको देखो ये निर्विकार है, माने इनमें कोई विकार नहीं, कोई कमजोरी नहीं। वो मेरे किस काम का? मेरा नाता तो तभी बनेगा ना जब दिखाई दे कि जैसे मुझ में कमजोरी है, मुझे दुख लगता है, मुझे चोट होता है, मैं फिसलता हूं, मैं गिरता हूं। वैसे ही वो भी जो है वो भी फिसलता है, गिरता है, लेकिन गिरने के बाद भी, चोट खा के भी वो खड़ा होता है, क्योंकि उसका खड़ा होना जरूरी है। उसने जीवन में एक बड़ा मकसद पा लिया है जिसके लिए वो सारी चोटें बर्दाश्त कर लेगा। तब जाकर के हमारा उससे कुछ संबंध बनेगा, कुछ सीखेंगे, वो हमारे काम का होगा। जो हमारा हीरो है, नायक है, जो हमारी कथाओं का प्रोटैगनिस्ट है। और ऐसों से बचना जो अपनी दुर्बलताएं छुपा के बोलते हो कि मैं तो सुपर हीरो हूं। अगर वो सुपर हीरो है तो आपके किसी काम का नहीं है।
मुझे ऐसे लोग इसीलिए थोड़ा सा हमेशा गड़बड़ ही लगे, जिन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं तो वो हूं। मैं कहा ये तुम रहने दो, या तो तुम झूठे हो, और अगर तुम सचमुच वो हो तो मेरे काम के नहीं हो। मुझे तो कोई चाहिए जो इसी जमीन का हो, जो मेरा हाथ थाम सके। तुम अगर वो हो गए हो तो मेरे किस काम के हो। और ज्यादातर जो बोलते हैं ना कि मैं तो वो हूं, वो फिर इस जमीन के भी नहीं होते, वो पाताल के होते हैं। वो पातालवासी हैं जो अपने आप को आकाशवासी बता रहे हैं। ये 1995 की कविता है। कितने साल हो गए? 29-30 साल। इंसान की जो आक्रामकता है उसको लेकर लिखी थी। और मैं जिन लोगों के बीच में तब था, वो सर्किल भी आक्रामक ही लोगों का था। गो गेटर्स, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, जिंदगी में तेजी से आगे निकलना है, जस्ट सर्ज अहेड, कट थ्रू द क्राउड एंड मीट योर फेट। वो सब जो चलता है ना, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना है आईआईटी में, जेई टॉप करना है, वो सारा, और उसके लिए जितने तरीके के दंड फंद हों सब कर लेने हैं। तो लिखा था, इंसान लगता है बहुत आक्रामक होते जा रहे हो तुम, गिद्ध सी तुम्हारी पैनी नज़र, तेंदुए सा तुम्हारा हमला, सिंह सा प्रहार, अपराजेय तुम, शक्तिशाली सामर्थ्यवान। ये पहला हिस्सा। दूसरा, सिद्धांत मात्र 2, सफलता का कारक बहुधा अविश्लेषित रहता है, और प्रहार करे जो प्रथम, सफल भी बहुधा वही रहता है। तो यही तुम्हारे 2 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे तुम चलते हो। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सफलता का कारक तो अविश्लेषित रह जाना है ना। कोई पूछेगा ही नहीं कि ये सब तो ठीक है जो तुम हमें दिखा रहे हो, पर ये आया कहाँ से, ये कोई पूछेगा नहीं। तो तुम्हारी चांदी हो जाती है किसी भी तरीके से, बस जस्ट कहते हैं ना वो, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड वंस यू हैव मेड इट नोबडी विल पॉइंट एट योर फेकनेस। कोई नहीं कहेगा कि तुमने जो कुछ भी हासिल कर लिया इसको हम 2 कौड़ी का मानते हैं, इस पर थूकते हैं क्योंकि ये तुमने गलत रास्तों से हासिल करा है। कोई नहीं कहता ऐसा। एक बार आपने कुछ हासिल कर लिया, फिर जो आपने हासिल किया है वही दिखा दिखा के आप और छा जाते हो समाज पर। तो सफलता का कारक बहुधा अविश्लेषित रहता है, प्रहार करे जो प्रथम, सफल भी बहुधा वही रहता है। अतः हे प्रहारक सर्व सामर्थ्यशाली जीव प्रणाम। फिर आगे पूछा है इंसान से, प्रहार पर क्यों, प्रहार पर किस पर, आक्रामक पर आक्रमण की आवश्यकता क्यों, रचनाकार की सृष्टि का प्रत्येक अंश शत्रु क्यों प्रतीत होता है तुम्हें, कौन सा भाव है हृदय में जो दृष्टि में सदा संदेह ही बसता है, भय किसका है मन में। और फिर अंत में उत्तर दिया है 2 पंक्तियों में। प्रश्न था भय किसका है मन में, तो उसका उत्तर दिया है कहीं उसका तो नहीं जो है साक्षी तुम्हारे प्रत्येक कर्म का। तो कहना यह चाहता है कि तुम डरे हुए हो, इसीलिए तुम इतने आक्रामक हो। योर एग्रेशन इज अराइजिंग फ्रॉम योर फियर। और तुम किससे डरे हुए हो? तुम आत्मा से ही डरे हुए हो, क्योंकि तुम जो कुछ भी हो कोई और ना जानते हो, आत्मा तो, साक्षी आत्मा तो जानती है ना। और उसी डर के कारण तुम, भीतरी डर के कारण तुम बाहर से इतने एग्रेसिव, आक्रामक हो गए हो। समझ के लाद लदनिया, भूले मन
समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, आगे देश निपनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, आगे देश निपनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। काल के हाथ बिकनिया, काल के हाथ बिकनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। काल के हाथ बिकनिया, काल के हाथ बिकनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन।
समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, आगे देश निपनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, आगे देश निपनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। काल के हाथ बिकनिया, काल के हाथ बिकनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। काल के हाथ बिकनिया, काल के हाथ बिकनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। समझ समझ के लाद लदनिया भूले मन। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम अतुल शुक्ला है। मैं यहाँ यूएस में बैंक में एज ए टेक लीड वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। आचार्य जी को मैंने सुनना शुरू किया लगभग 16 मंथ्स हो गए हैं तब से। परिवर्तन मैं सबसे नोटिसेबल परिवर्तन जो महसूस करता हूँ, मैं इसके पहले भी कई और गुरुओं को सुनता रहा, लेकिन मेरा बहुत सारा समय जैसे जो खाली समय होता था मैं यूट्यूब वगैरह देखता रहता था, और इन गुरुओं को सुनने के बाद भी मैं यूट्यूब वगैरह में बाकी सारा समय अपना जो भी होता था वीकेंड्स पर लगाता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य जी को सुनना शुरू किया है, मैं आचार्य जी के ही वीडियोस देख रहा हूँ और मैं बाकी यूट्यूब वीडियोस अब नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंगेजिंग लगते हैं मुझे। और जो आज की जनरेशन है उसके लिए कह लें, उससे कनेक्ट जो उनका है वो बड़ा जबरदस्त है। उनकी जो लैंग्वेज है वो एड्रेस करती है आज की जनरेशन को, तो कहीं ना कहीं उससे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आज के सेशन में हमने समझा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के डिफरेंस के बारे में। मैं पाता हूँ मैं अभी रजोगुण वाली कैटेगरी में ही आता हूँ, बट अब ये डिफरेंस जरूर समझ में आया है। और मैं इससे ये भी कहना चाहूँगा, जो मैं बता रहा था कि जो वीडियोस में जो पहले देख रहा था यूट्यूब पे दूसरे और जो इतने एंगेजिंग नहीं होते थे, मेरे ख्याल में वो वीडियोस भी तमोगुण और रजोगुण कैटेगरी में आते हैं। जो आचार्य जी का वीडियो है वो सतोगुण कैटेगरी में आता है। तो दैट्स हाउ इट इज वेरी एंगेजिंग। एक दोहा जो आज ही के सेशन से है, मैं वो कहना चाहूँगा कि प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे अधूरे तुम रह जाओगे।